नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अभी कुछ दिनों पहले मैंने फाइनेंशियल विजडम के ऊपर एक ब्लॉग डाला था, जिसमें मैंने अपने कुछ जो है ना नॉलेज शेयर की थी या अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। उस वीडियो में बहुत लोगों ने कहा था कि इसका एक पार्ट 2 भी बना दीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस भी की थी। तो आज का ये जो ब्लॉग है ना, उसी ब्लॉग का कंटिन्यूएशन है। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं, ना म्यूचुअल फंड एजेंट हूं। मैं इस वीडियो में जो कुछ भी शेयर करूंगा ना, वो मेरे अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर ही बेस्ड होगा। इसमें मैं कोई भी म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस प्लान या आपको स्टॉक्स जो है ना वो रिकमेंड नहीं करने वाला। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो ज़्यादातर लोगों ने पूछा था कि आप रोड ट्रिप जो इतनी करते हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से निकालते हैं। देखिए, उसका मैं सिंपल सा मैथमेटिक्स समझाता हूँ। हम लोग हर साल मैक्सिमम 2 या 3 बड़ी रोड ट्रिप्स करते हैं। बड़ी रोड ट्रिप का मतलब है 8 से 9 दिन वाली। एक मई में होती है गर्मी छुट्टी के दौरान, एक दिवाली के आसपास। इस रोड ट्रिप के दौरान हमारा जो मोटा मोटी खर्चा होता है वो 50 से लेके 60 हज़ार होता है, जिसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना कि मैं आरडी बना लेता हूँ। अब कितने का आरडी? तो 6-6 महीने की मैं आरडी चलाता हूँ। अगर 5-5 हज़ार रुपये की भी आरडी अगर आप चला दे तो 6 महीने में आपका 30 हज़ार हो गया, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया तो 31,000 के आसपास आ जाएगा। इस आरडी का मेन मकसद जो है ना इंटरेस्ट कमाना नहीं है। इस आरडी का मेन मकसद होता है कि ट्रिप से जस्ट पहले आपके पास एक ठीक ठाक लमसम आ जाए। अब आप कहोगे कि भाई ट्रिप तो 50-60 हज़ार की बजट की थी, ये तो 30 हज़ार आपने जमा किए ना। तो ऐसा है भाई, हर महीने मैं अपनी रोड ट्रिप्स और बाकी के एक्सपेंसेस जो है ना, घूमना फिरना खाना पीना, इसके लिए 20-25 हज़ार रुपये अलग से रखता हूँ सेविंग्स। तो जिस महीने बड़ी रोड ट्रिप होती है ना, उस महीने हम छोटी मोटी कोई रोड ट्रिप नहीं करते हैं या अवॉइड करते हैं। तो ये 30 हज़ार यहाँ से आ गए, 20-25 हज़ार वहाँ के पड़े हुए थे, हो गया 50-55 हज़ार। बाकी अगर कुछ घटेगा तो देख लिया जाएगा। मतलब इस तरीके से बड़ी रोड ट्रिप्स के खर्चे मैनेज करते हैं। तो आरडी एक बड़ा सेफ वे होता है। अब आरडी का मज़ा तभी है ना जब आपके ट्रिप स्टार्ट होने से जस्ट 2-4-5 दिन पहले वो पैसा आपके अकाउंट में आए। तो सपोज अगर आपकी ट्रिप 20 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाली है, तो आरडी का पैसा जो है ना 15 अक्टूबर को अकाउंट में आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि रोड ट्रिप से पहले आपको लगेगा कि थोड़ा एक बूस्टअप मिल गया फाइनेंशियल। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, 6 महीने पहले का एक अलार्म लगा के रखता हूँ कैलेंडर में, गूगल कैलेंडर में, और उतने तारीख के हिसाब से जो है ना आरडी सेट कर देता हूँ। तो साल की 2 बड़ी रोड ट्रिप्स के लिए आरडी। बाकी ये जो छोटे मोटे रोड ट्रिप्स हम लोग करते हैं, जो छोटी मोटी का मतलब हुआ जो 1 दिन 2 दिन वाली होती है, इसमें अमूमन 12-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये लगते हैं। तो वो तो अपना मंथली एक्सपेंस से ही हम निकाल लेते हैं। अब आते हैं जी अगले पॉइंट पर, ऑप्शन ट्रेडिंग। ये एक ऐसा जो है ना वायरस है जो पिछले कुछ सालों में ना बहुत तेज़ी से इंडिया में फैला है। अच्छे अच्छे प्रोफेशनल जो आईटी सेक्टर में है या किसी और सेक्टर में है, जिनके पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम होता है ना जॉब से, सब ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस करके ना लाखों का नुकसान करके बैठे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें सक्सेस के चांसेस जो है ना वो बहुत ही कम है। मैंने भी 3 साल ऑप्शन ट्रेडिंग की है और उसमें मैंने ठीक ठाक प्रॉफिट भी कर लिया था, बाद में थोड़ा लॉस भी हुआ था, और मैंने उसके बाद ना 3 साल के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस पर बंद कर दिया। अब क्या है ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग ना आपको बहुत बुरी तरीके से ड्रेन कर देता है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। अगर आप इस फील्ड में आ गए तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग से जो है ना अच्छा पैसा कमा लेंगे? पहली बात, सेबी हर साल रिपोर्ट निकालती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ओवरऑल 90% से ज़्यादा लोग जो है ना लॉस में रहते हैं। 10% सक्सेस के चांसेस है। साथ में सेबी ये भी बताती है कि उस 10 में से भी मात्र 1 या 2% जो है ना वो ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, बाकी सब बस नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही ज़्यादातर लोग निकलते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, आप में ऐसी क्या खासियत है, थोड़ा सुनने में कड़वा लगेगा, कि आप उस टॉप के 1% में आ जाओगे? मुझे तो लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना वो आईआईटी और आईएएस का एग्ज़ाम निकालने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है। फिर भी लोग जो है ना जस्ट बिकॉज़ कि आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, थोड़ा सा ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज आ गया तो कूद पड़ते हैं कि हाँ इससे कुछ कमा लेंगे। एक नॉर्मल बीटेक की डिग्री करने में, एमबीबीएस की डिग्री करने में 4 साल 5 साल लगते हैं, उसके बाद भी आदमी कुछ नहीं सीख पाता। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक नया काम है, ऐसे समझिए। अगर आपको उसमें जाना है ना तो आपको उसको एक फुल टाइम जॉब की तरह
अपनाना होगा, या फुल टाइम नहीं तो कम से कम एक पार्ट टाइम जॉब की तरह अपनाना होगा। बार बार उसमें मार्केट देखना पड़ता है, मार्केट के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग आपकी फास्ट होनी चाहिए, उसमें पेशेंस भी बहुत रोल प्ले करता है। ओवरऑल ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत हद तक ना आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मैंने भी जब ट्रेडिंग की थी 2-3 साल तक, मैंने बहुत सारा चीज़ पढ़ा था। पहले तो 6 महीने तो मैंने सिर्फ पढ़ा ही था, फिर ट्रेडिंग में घुसा भी तो मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी जो थी ना वो यूज़ की, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन फ्लाइज है, कैलेंडर्स है और पता नहीं क्या क्या, और 3-4 स्ट्रेटजीज तो खुद की बना ली। उसके बाद जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना शुरू हुआ। लेकिन उस दौरान मुझे ऐसा लगता था ना कि आदमी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहता है, अपने मेन काम पर थोड़ा फोकस जो है ना वो कम हो जाता है। मेरा तो यही मानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करना ही है ना तो एक अच्छा खासा अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, कम से कम 10-15 लाख से, क्योंकि मेन पैसा जो है ना ऑप्शन सेलिंग में ही है। बाइंग में आपके चांसेस बहुत कम होते हैं, 30% से ज़्यादा चांसेस नहीं है। बट यही कि सेलिंग में थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए प्रॉपर हेजिंग वगैरह करना पड़ता है, और उसके लिए ना अलग से आपके पास टाइम होना चाहिए। मार्केट आवर्स के दौरान अगर आप फ्री है तभी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चैन की ज़िंदगी चाहते हैं ना तो बेटर है कि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने मेन काम पर फोकस कीजिए, और इससे जितना दूर रहेंगे ना उतना आप सुखी रहेंगे। अब आते हैं जी तीसरे पॉइंट पर, दैट इज़ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा ट्रैप है ना जिसमें इंडिया का मिडिल क्लास जो है ना दिन ब दिन फंसता ही जा रहा है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है ना कि इंसान अक्सर जो है ना ओवर स्पेंडिंग कर देता है, फिर टाइम पे बिल नहीं भरता है। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है ना वो 36% तक होता है। अब उस इंटरेस्ट के जाल में एक बार आप फंस गए और आपके ड्यूज ज़्यादा रह गए तो आपका सिविल स्कोर भी ख़राब हो जाता है, बाद में लोन लेने में भी दिक्कत होती है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली उधारी ही तो आप ले रहे हैं, तो ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं कि उधारी लेना पड़े। बेसिकली क्या है कि आप जो है ना जो पैसा नहीं कमाए हैं उसको पहले ही आपने खर्च कर दिया। क्रेडिट कार्ड का तो यही मतलब है। मैं तो बार बार कहता हूँ और पिछले वीडियो में भी कहा था कि औकात में रहना सीखे। जितनी इनकम है ना अपनी ज़रूरतें उसके हिसाब से रखें। क्रेडिट कार्ड से जितना हो सके बचे। क्रेडिट कार्ड ऐसे नहीं कि बुरी चीज़ है, लेकिन लोग उसका ना हमेशा गलत यूज़ करते हैं। ईएमआई पे सामान उठाते रहते हैं, बाद में ईएमआई भरते रहते हैं, बाकी सेविंग्स के लिए कुछ बचता नहीं है। क्रेडिट कार्ड हार्डली एक रखे या तो 2 रखे, वो भी कभी कभार यूज़ करने के लिए, जब कोई भी दिवाली ऑफ़र आ गया, दशहरा ऑफ़र आ गया और कोई बड़ी चीज़ लेनी थी जो पहले से आपने प्लान कर रखा था, ईएमआई वगैरह पे कुछ ऑफ़र मिल गया तो ले लिया। अदरवाइज़ क्रेडिट कार्ड आप रहे तो भी मत यूज़ कीजिए। हमेशा जो है अपने डेबिट कार्ड से परचेज़ कीजिए या कैश में परचेज़ कीजिए। क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा ट्रैप है। क्रेडिट कार्ड से आप जितना दूर रहेंगे ना उतना आप जो है ना सुखी रहेंगे। अब आते हैं जी चौथे पॉइंट पर कि दुनिया कितनी भी डिजिटाइज हो गई हो ना, कैश इज़ स्टिल किंग। आप कोशिश करें ना कि एटीएम से पैसे ड्रॉ करके जो डे टू डे एक्सपेंसेस है ना वो कैश में करें। इससे क्या होता है ना कि इंसान को पता रहता है कि कब कितना पैसा कहाँ गया है। क्या है कि यूपीआई आ जाने से और ये कार्ड स्वैपिंग के वजह से हम लोग को पता ही नहीं रहता, हम लोग पूरा बैंक अकाउंट जो है ना खाली कर देते हैं यूपीआई में हर जगह स्कैन कर करके। अगर आप कैश में खर्चा करना एक बार स्टार्ट कर देते हैं ना तो आपका बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। जब जेब से पैसा निकलता है, हाथ में कैश टच करता है, आप दुकानदार को देते हैं तो फील होता है कि पैसा हमारे हाथों से जा रहा है। ठीक है, और वो होना भी चाहिए। यूपीआई में पता चलता नहीं है, एक खट से स्कैन किया पैसा कट गया, देखते भी नहीं कि अकाउंट में क्या बचा है। वो तो 10-20 दिन के बाद चेक करो तो पता चलता है कि अरे इतना कैसे खर्चा हो गया। वही आप कैश में करेंगे ना तो आप कंट्रोल में रहेंगे। तो मैं तो थोड़ा ओल्ड फैशन्ड आदमी हूँ, ऐसा नहीं कि यूपीआई यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं आज भी कैश विड्रॉ करके खर्च करना प्रेफर करता हूँ। अगला पॉइंट है कि आप लोन जो है ना बड़ा सोच समझ के लिए। पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि लोन हमेशा लेना तो एसेट बिल्डअप करने के लिए ले, कोई डिप्रिशिएटिंग एसेट खरीदने के लिए ना ले। जैसे कार और आईफोन और मोबाइल और पता चला वॉशिंग मशीन के लिए भी ले रहे हैं लोन, तो फिर इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। चलो कार तो बड़ी चीज़ है तो उसके लिए एक बार सोच भी सकते हैं। लोन में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है ना कि आपकी जो भी मंथली इनकम है ना, लोन के ईएमआई 30-35% से ज़्यादा नहीं क्रॉस करना चाहिए। अब ये 30-35% जो है ना वो एक जनरल फिगर है और ये उनके लिए लागू होता है जिनकी इनकम ठीक ठाक है, मतलब मंथली कम से कम लाख या उससे ज़्यादा है। तो अब जिसकी मंथली इनकम ही 40-50 हज़ार के रेंज में है उसके लिए तो किसी बड़ी सिटी में अगर वो रह रहा है तो मंथली एक्सपेंसेस ही जो है ना वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला पॉइंट ये है कि इमरजेंसी के लिए आपके पास ना 6 महीने का फंड होना ही चाहिए। इसके लिए आप आरडी क्रिएट कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स में भी आप सेव कर सकते हैं। 6 महीने का जो एक्सपेंसेस है, मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस में आपके
ईएमआई जाती हैं और घरेलू एक्सपेंसेस आते हैं। जो आप सेविंग्स करते हैं ना वो स्किप कर दीजिए, बहुत लोग उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो 6 महीने का जो भी आपका एक्सपेंसेस है ना, वो आपके पास एक लिक्विड फंड में कहीं ना कहीं पड़ा होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन अगर कुछ हो गया, आपकी जॉब चली गई या कुछ ऐसे इमरजेंसी आ गई, तो कम से कम 6 महीने तक आप पैनिक तो नहीं होंगे। चलो सेविंग्स जो है ना वो रोक सकते हैं, घर के खर्चे तो नहीं रुक सकते ना, ईएमआई तो नहीं रुकेगी, बैंक वाले तो ईएमआई लेगा ही लेगा। तो 6 महीने का एक्सपेंसेस जो है ना वो किसी लिक्विड फंड में ज़रूर रखें। ये आपका ना एक सेफ्टी नेट होगा और ये आपको हमेशा जो है ना अंदर से बूस्टअप करके रखेगा कि यार कल के दिन कुछ हो भी गया है तो टेंशन की बात नहीं है, अपने पास फंड पड़ा हुआ है, 5-6 महीने तो आराम से अपन निकाल लेंगे जब तक कि अगला जॉब वगैरह ना मिल जाए। अब कुछ लोगों की ये भी क्वेरी आई थी कि सर उनके लिए भी कुछ बता दीजिए जिनकी इनकम जो है ना थोड़ी कम है, 40-50-60 हज़ार हैं, तो भाई उसमें गाइड क्या करना है। आप अपनी ज़रूरतें बहुत अच्छे से समझते होंगे। मैं एक बेसिक रफ चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप टायर 1 सिटीज़ में रह रहे हैं ना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर टाइप के, तो 50 हज़ार में तो सर्वाइव करना ही एक फैमिली का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप टायर 3-4 सिटीज़ में रह रहे हैं, किसी छोटे शहर में रह रहे हैं, तो शायद 50 हज़ार वहाँ के लिए डिसेंट इनकम है। आप इसमें क्या कर सकते हैं ना कि अपनी लिमिट्स डिफ़ाइन कर लीजिए। 50 हज़ार की इनकम में आप रेंट पे अगर रहते हैं तो आपका रेंट जो है ना 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब उस 8-10 हज़ार में आपको जो मकान मिल जाए, जो फ्लैट मिल जाए, आपको उसी में रहना है। कहेंगे कि अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा, तो फिर आप ये जान लीजिए यू आर लिविंग वेल बियॉन्ड योर मीन्स, फिर दिक्कत होगी। फिर मेजर जो है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी टायर 2-3 सिटीज़ में टायर 1 सिटीज़ से ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मेन कॉस्ट जो डिफरेंस आता है ना वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह में आता है। टायर 3-4 सिटीज़ में डिस्टेंसेस क्लोज होते हैं, लोग स्कूटी और बाइक यूज़ करते हैं तो ट्रैवलिंग में थोड़ा कम खर्चा होता है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आपके 12-15 हज़ार चले जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है। अब पढ़ाई लिखाई में लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है ना कि आप ना किसी बड़े प्राइवेट स्कूल की तरफ मत भागिए। बहुत सारे सिटीज़ में आपको जो है ना ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ वाले स्कूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, फ़ीस भी नॉमिनल होती है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप बहुत हाई फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो इन स्कूल्स की तरफ जो है ना थोड़ा अपना रुख कीजिए। अदरवाइज़ प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसे स्कूल्स मिल जाते हैं जहाँ फ़ीस जो है 2 से 4 हज़ार के बीच में होती है मंथली। नहीं तो बड़े-बड़े स्कूल्स में तो आजकल नॉर्मल फ़ीस ही 10-15 हज़ार, 20 हज़ार हो गई है महीने की, तो वो तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो 2 बच्चे पालना आज के डेट में बड़ा महंगा है। अगर इनकम में थोड़ा कॉन्स्ट्रेंट है, इनकम की दिक्कत है, तो आज के महंगाई में के दौर में बेहतर है कि बच्चा एक ही रखें। तो ओवरऑल ऐसा कुछ हो जाएगा कि 10 हज़ार के रेंट पे चले गए। अगर आपने एक बच्चा रखा है तो 5 से 7 हज़ार जो है उसकी पढ़ाई लिखाई में मान लीजिए चले गए हर महीने। 12-15 हज़ार आपके ग्रॉसरी वगैरह में, 5-6 हज़ार आपकी ट्रैवलिंग और बाकी के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। बिजली का बिल होगा, टेलीफोन का बिल होगा, इंटरनेट का बिल होगा, ये सब में जाएंगे। तो 50 हज़ार में आप एक टायर 2 सिटी में ना रह लेंगे। हो सकता है लास्ट में आपके पास 5 से 7 हज़ार रुपये की सेविंग भी हो जाए। लेकिन यही इनकम अगर आपकी टायर 1 सिटी में है ना तो आप थोड़े कष्ट में रहेंगे। बेस्ट होगा ये कि आप सारा फोकस कीजिए अपनी इनकम बढ़ाने के ऊपर, क्योंकि इनकम बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। आप खर्चे कम करोगे तो कितना करोगे। अब ये कहना बड़ा आसान है कि इनकम बढ़ाओ, लेकिन कैसे बढ़ाओ, तो उसमें आपको देखना होगा कि आप जिस जॉब में हैं वहाँ पर और क्या एडिशनल स्किल सेट आप गेन कर सकते हैं जिससे आप उसमें प्रमोट हो सके। या कोई ऑप्शन मिलता है कंपनी स्विच वगैरह का जहाँ आपको थोड़ा इंक्रीमेंट मिले, तो ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। लाइफ में करियर के स्टार्टिंग में स्विचेस जो है ना वो करने चाहिए। अगर आप स्विच जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो फिर आपका जो सैलरी है ना स्टैग्नेंट रह जाता है एक कंपनी में, ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी नहीं। तो शुरुआत में तो स्विचेस अच्छे होते हैं। अब आते हैं जी इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर कि अगर लाइफ में थोड़ा सुख और शांति से रहना है ना तो अपने इनकम पे जितना आप डिज़र्व करते हैं ना, जैसी लाइफस्टाइल डिज़र्व करते हैं ना, उससे भी कम में रहें। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इनकम इस तरीके का है कि आप लाख रुपए वाली लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लाख वाली ना करें, 50 से 70 हज़ार वाली करें, सुखी रहेंगे। मैं तो सिंपल सी फ़िलॉसफी ये यूज़ करता हूँ ना कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं ना उससे हमेशा लाइफस्टाइल आपका जो है ना वो थोड़ा नीचे लेवल का होना चाहिए। मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ और वहाँ की थाली 300 रुपए की है और वो खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने
एक बार खा लिया और मुझे अच्छा लगा तो मैं वहाँ हर हफ्ते खा सकता हूँ, हर अल्टरनेट डे भी खा सकता हूँ। 4 की फैमिली भी है तो 1200 रुपये का ही बिल आएगा और उस तरह का जो लाइफ़स्टाइल है ना वो आपको आनंद का एहसास कराएगा। लेकिन अगर मैंने इंस्टाग्राम पे किसी को देख लिया कि किसी 5 स्टार में जाके वो 2000 रुपये की थाली खा रहा है और उसको देखा-देखी मैं भी चला गया, तो 4 लोगों की फैमिली में मैं 8000 रुपये खर्च करके तो आ गया एक टाइम के लिए। वो थोड़ी देर के लिए खाना अच्छा भी लगा, बहुत बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन फिर वो सवाल उठता है कि क्या वो 8000 का जो मैंने लंच या डिनर किया, क्या मैं उसको डेली अफ़ोर्ड कर सकता हूँ? उसका जवाब है नहीं। तो फिर वो जो चंद मिनटों की या चंद घंटों की खुशी थी ना, फिर वो आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उस एहसास को आप बाद में जो है ना याद कर के और जो है ना खुशी से ज़्यादा ना अफ़सोस में रहेंगे कि ये लाइफ़स्टाइल मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि खुशी और आनंद में ना एक डिफ़रेंस है। खुशी एक जो है ना वो एहसास है जो थोड़ी देर के लिए आपको मिल सकती है। आनंद इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। तो जीवन में आनंद होना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है और वैसा तभी हो पाता है ना जब आपका जो है लाइफ़स्टाइल इस तरीके का हो कि जो भी आप कर रहे हो ना उसको आप बार-बार अफ़ोर्ड कर पाएँ। तो जी आज की इस वीडियो में मैंने बेसिकली उन पॉइंट्स को जो है ना डिस्कस किया जो कमेंट सेक्शन में आए थे पिछले फाइनेंस वाली वीडियो के ऊपर। जो भी मेरी सोच है या लाइफ में जो भी फ़िलॉसफ़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वही मैंने शेयर किया है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। बाकी इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए जो है चैनल पर बने रहिए। रोड ट्रिप्स आगे भी होती रहेंगी। फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।